चलिए आज हम देखते हैं प्रोपोर्शंस क्या होते हैं। हम रेशो में पढ़ते हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? रेशो। इन दोनों टॉपिक्स को हम मिक्स करते हैं नॉर्मली। रेशो एंड प्रोपोर्शन एक नया टॉपिक है। आज हम प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। तो प्रोपोर्शन सीखने के लिए हम गूगल क्लासरूम में, ये वीडियो है मैथमेटिक्स का, रॉब सर ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। 10 मिनट्स का वीडियो है, इसी को हम एक्सप्लेन करते हैं क्लास में, ठीक है। अब ध्यान से देखना। We already know a lot and how we can use them to find an unknown value. सो प्रोपोर्शंस किस लिए यूज होते हैं आमतौर पे? टू And how we can use them to find an unknown value. अननोन वैल्यू। अननोन जो हमें मालूम नहीं है, वो वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम प्रोपोर्शंस यूज करते The हैं। good news is, if you know about equivalent fractions, then you already know a lot about proportions. To see what I mean, let's start with the simple fraction 1 over 2, or 1/2. Now let's look at a pair of equivalent fractions, 1 over 2 and 5 over 10. These fractions are equivalent. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मालूम है आपको? जो फ्रैक्शंस का वैल्यू इक्वल हो, इक्वल यानी कि एक दूसरे के बराबर हो। ये एक फ्रैक्शन है 1/2, ये दूसरा फ्रैक्शन है 5/10, लेकिन ये आपस में इक्वल है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, जिनका वैल्यू सेम हो। Because even though they have different top and bottom numbers, they have the same value. 1 is half of 2, and 5 is half of 10, so they represent the same amount. Okay, but to understand what a proportion is, we need to start with a ratio instead. A ratio is basically just a fraction that's used in a certain way. If you don't remember what a ratio is, you can watch our video about them. So let's imagine that a student who's a really good reader can read one book in 2 days. We could say that the ratio of books to days is 1 over 2. अब हमने क्या देखा? रेशो हमने क्या पढ़ा था? रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स बाय डिवीजन। तो अगर हम 1/2 लिखते हैं, ये तो फ्रैक्शन हुआ, लेकिन जब हम इनका साथ में दिखाते हैं रिलेशन क्या है। अब ये अभी क्या बताया रॉब सर ने कि अगर कोई स्टूडेंट एक बुक 2 दिन में पढ़ता है, तो किस चीज़ की रिलेशन है? बुक की और डे की, और इनकी आपस में क्या रेशो है? 1:2। किसका किसका रेशो है? बुक्स और डेज का। बुक्स टू डेज का क्या रेशो है? क्योंकि पहले बुक्स लिखा है, इसलिए पहले 1 लिखेंगे। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1:2, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं रेशो। ये तो रेशो हुआ, ओके। One book per 2 days. All right, but what if our student reads books at that same rate for 10 days? How many books would they read? अब इसी स्पीड से अगर वो स्टूडेंट पढ़ रहा है, यानी कि हर 2 दिन में एक बुक वो पढ़ रहा है, और वो उसने अगर इसी स्पीड से वो 10 डेज के लिए बुक्स पढ़ता है, तो कितनी बुक्स पढ़ेगा वो? हाउ मेनी बुक्स विल ही रीड इन 10 डेज? Well, if they finish one book every 2 days, then in 10 days they'll have read 5 books. So that ratio would be 5 read books per 10 5 days. बुक्स। Ah, do you see what we have here? These are equivalent ratios. Just like the equivalent fractions, they represent the same amount. अगर आप यहाँ देखोगे, हमारे पास ऊपर क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। अब हमने इक्विवेलेंट रेशोज देखे। नंबर्स तो वही हैं, 1:1/2, 5/10, और साथ में हमने यूनिट्स भी लिख दिए, 1 बुक इन 2 डेज और 5 बुक्स इन 10 डेज। सो दीज आर इक्विवेलेंट रेशोज। तो इक्विवेलेंट रेशोज यानी कि हम बीच में इक्वल लिख सकते हैं। दिस रेशो इज इक्वल टू दिस रेशो। तो जो इक्विवेलेंट रेशो होता है
उसी को हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। प्रोपोर्शन इतना सिंपल है। इक्विवेलेंट रेशोज को ही हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। आगे ध्यान से सुनो। So we can put an equal sign between them. When we do that, we have a proportion. A proportion is just two ratios that are equivalent or equal. Oh, and one thing that's really important to remember. In order for two ratios to be equivalent, they not only have to have the same value, they also have to have the same units. That is, they have to be representing the same thing on top and on bottom. Let me show you what I mean. This is a proportion because the top numbers. अब देखो ये ऐसे लिखना, यानी कि ये एक रेशो है, ये इस रेशो के बराबर है, इक्विवेलेंट रेशोज, तो हम कहेंगे दिस इज इन प्रोपोर्शन। इसको हम प्रोपोर्शन बोलेंगे। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, एक तो ये आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस तो है ही हैं, जो नंबर पोर्शन है, जो नंबर वाले हिस्सा है, न्यूमेरिक वैल्यूज़ जो हैं वो तो सेम है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। लेकिन प्रोपोर्शन में क्या ध्यान रखना है कि जो यूनिट्स हैं, जैसे यहाँ बुक्स और डेज का रिलेशन बता रहा है, वो भी यहाँ भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसको चेंज कर सकते हो, उल्टा भी नहीं कर सकते हो कि आप ऊपर डेज लिखोगे नीचे बुक्स लिखोगे। अगर यहाँ पे ऊपर बुक्स है तो यहाँ भी ऊपर बुक्स ही दिखना चाहिए, यहाँ डेज है तो यहाँ भी डेज होना चाहिए। ये काफ़ी Both इंपॉर्टेंट। refer to books, and the bottom numbers both refer to days. But what if we change the top unit of the second ratio to be pizzas instead of books? 5 pizzas in 10 days क्या ये is not proportion होगा? equivalent to 1 No. book in 2 days. So अगर आप even though ऐसे the लिखोगे, numbers are still the ये same, proportion this is no नहीं longer है। a proportion. Or what if we keep the same units and just switch them in the second ratio so that the days are on top देखो यहाँ and ऊपर books are days on the आ गया, bottom? Are they still equivalent? ये भी प्रोपोर्शन Nope. नहीं है। No. This is not a proportion anymore either. 5 days per 10 books is not equivalent to 1 book per 2 days. So the units have to be exactly the same for both ratios to form a proportion. All right then. So a proportion is a pair of equivalent ratios. But why do we care? What are proportions good क्या for? proportion Well, it पढ़ते turns क्यों out हैं? that समझ से proportions क्या फायदा are है? really good for figuring out something you don't know from something you do know, and that makes them very useful. For example, let's suppose that our student, who's a good reader, has a big stack of books that they want to read. 23 books to be precise. And they want to know how many days it will take them to finish. How do we figure that out? अब एक स्टूडेंट है जो पहले वो स्टूडेंट, वही सेम स्टूडेंट है, वो 1 बुक कितने डेज में पढ़ रहा था? 2 डेज में। अब उसी स्टूडेंट को हमने 23 बुक्स दे दी और आपसे पूछा जा रहा है कि वो 23 बुक्स को कितने डेज में पढ़ेगा। तो वी हैव टू फाइंड सम अननोन। ये कितने दिन में पढ़ेगा ये अननोन है, हमें मालूम नहीं है। तो अननोन को नोन, जो हमारे को मालूम है, नोन से फाइंड करना है, उसके लिए हम प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करते हैं। देखो कैसे यूज करेंगे हम प्रोपोर्शन। Well, let's start with what we do know. We know that they can read 1 book in 2 days, so let's take that ratio and set up an equivalent ratio for 23 books. The key in setting up that equivalent ratio is to make sure that the units are the same as the first ratio, books on the top and days on the bottom. We know that the number of books that they want to read is 23, so that goes on top. But the number of days it will. अब हमने देखा कि ये तो हमें पहले दिया हुआ है, सो दिस इज नोन। नोन मतलब जो हमें मालूम है। क्या मालूम है? कि एक बुक 2 दिन में वो स्टूडेंट पढ़ता है। अब पूछा जा रहा है कि वही स्टूडेंट 23 बुक्स कितने दिन में पढ़ेगा। तो ये क्या हुआ? ये वाला डेज फाइंड करना हमें। दिस इज योर अननोन एंड दिस इज योर नोन। तो इन 4, अगर आप देखोगे 4 नंबर्स हैं, ये और ये तो फाइंड करना है। 4 में से 3 नंबर्स आपको मालूम है,
fourth one you have to find. For this you use proportion. इनको आप इस रेशो को इस रेशो के बराबर कर देते हो तो प्रोपोर्शन हो गया. और इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये यूनिट्स अगर जैसे बुक्स ऊपर लिखें तो यहाँ पे भी ऊपर होनी चाहिए. ये नीचे है डेज तो यहाँ भी डेज नीचे है. तब इसको आप सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. तो कैसे सॉल्व करेंगे हम जो चीज़ फाइंड करना है, हमें डेज फाइंड करना है, तो इसको हम कोई भी नंबर मान सकते हैं. मान लो n लिख दिया. जैसे हम अलजेब्रा में किसी भी क्वांटिटी को हम लेटर से रिप्लेस करते हैं. तो अब हमारे पास 4 मिल गए. 1 बुक इन 2 days and 23 books he will read in n days. तो we will have to find n. कैसे फाइंड करते हैं? इसमें एक प्रोसीजर And use proportions in math. 3 of the proportions numbers will be known and 1 will be unknown. Fortunately, if you know 3 of the numbers, you can find the missing number easily using a procedure called cross-multiplying. Cross-multiplying is just a shortcut way of doing some basic algebra to rearrange our proportion so we can find. हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. इसके डिनोमिनेटर को इसके मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है ऐसे, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है. तो हमारे को अलग इक्वेशन मिलेगी. ये भी तो इक्वेशन है, बीच में इक्वल का साइन है. जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक और इक्वेशन मिलेगी और उससे हम n का वैल्यू फाइंड करेंगे. Find the unknown number. To do it, we first start by writing down a new equal sign because cross-multiplying will give us another equation. Next, imagine that a crisscross shape, like an X, is overlaid on the proportion. This cross shape tells you which numbers to multiply together on each side of the new equal sign. 1 and n will be multiplied together on this side of the equation, and 2 and 23 will be multiplied together on the other side of the equation. Oh, and as long as you follow the crisscross guides, it doesn't matter which pair goes on which side. Okay, so our proportion has been rearranged. Now what? Well, on one side of the new equation, we have 2 numbers being multiplied together. The next step is to go ahead and simplify by doing that multiplication. 2 times 23 equals 46. But what about the other side of the equation? That has a number being multiplied by our unknown letter n. How can we multiply when one of the numbers is unknown? Actually, we can't. Fortunately, we don't need to, because we're just trying to figure out what our. So हमने अलजेब्रा में क्या पढ़ा था? अगर हमारे पास यहाँ लेटर है, अननोन है, और इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं? इस पूरी इक्वेशन में हम कोशिश करते हैं कि जो लेटर होगा वो एक साइड पे रह जाएगा, ओनली लेटर. अब n को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? हम कोशिश करेंगे कि इस साइड पे केवल n मिले. तो केवल n रखने के लिए हमें क्या करना है? अगर यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, उसी नंबर से हम डिवाइड करेंगे. और ये लेफ्ट हैंड साइड है. लेफ्ट को जो हमने किया, हमने 1 से डिवाइड किया, तो राइट को भी हमें 1 से डिवाइड करना पड़ेगा उसको बराबर रखने के लिए. फिर ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा. n इज इक्वल टू 46 डिवाइडेड बाई 1. 46 डिवाइडेड बाई 1 इज 46. तो हमारे को n की वैल्यू पता चल गई. n की वैल्यू क्या है? 46 डेज. और इसका मतलब है अगर वो एक बुक 2 डेज में पढ़ता है तो 23 बुक्स वो 46 डेज में पढ़ेगा. जैसे हम यूनिटरी मेथड भी करते थे ऐसे सवालों के लिए. ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूनिटरी मेथड भी यूज़ होता है. और उससे भी शॉर्ट मेथड है हम प्रोपोर्शन यूज़ करें. प्रोपोर्शन से अगर हमारे को 3 नोन वैल्यूज़ हैं, हम 4th अननोन वैल्यू को आराम से फाइंड कर सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो ये फ़ायदा है प्रोपोर्शन का. ठीक है. तो इसमें यही आगे बताया. देखो n को n 46 निकाला है हमने अभी देखा.
अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे मैप है। हमने देखा ड्राइंग के लिए हम स्केल यूज़ करते हैं, जैसे हम अपना पिक्टोग्राफ में या बार चार्ट में भी हम स्केल यूज़ करते हैं, ऐसे ही मैप्स में भी करते हैं। जैसे मान लो हमें ये एग्जाम्पल अब मैं सिर्फ वीडियो चलाऊंगा, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या बोल रहे हैं। Proportion to that thing. For example, this map of Hawaii is a lot smaller than the actual Hawaii. But even though the map is smaller, it's still proportional to the real island. And there's even a अब ये मैप देखो, मैप तो scale on it छोटा to बनाया show हुआ the है। relationship between the two sizes. मैप Is a तो इतना lot छोटा है। smaller than the actual. मैप तो इतना छोटा है, हवाई बनाया, लेकिन एक्चुअली हवाई तो इतना बड़ा है, लेकिन वो इसके प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शन मतलब जो जो रेशो हमने यहाँ पे यूज़ किया वही यूज़ इस मैप में भी किया। तो ये दोनों मैप आपस में प्रोपोर्शनल है, या दे आर इन प्रोपोर्शन। उनका जो रेशो है दो डायमेंशंस का, मान लो इसमें जो माउंटेन यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, या यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, वो उसकी जो रेशो है वैसी रेशो हमने यहाँ पे ड्राइंग में भी रखनी है, तभी वो प्रोपोर्शन में रहेंगी। Actual Hawaii. But even though the map is smaller, it's still proportional to the real island. And there's even a scale on it to show the relationship between the two sizes. It says that 5 centimeters on the map is equal to 9 miles on the real island. अब ये स्केल क्या हमें बताता है कि जो मैप में अगर जो डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, एक्चुअल में जब हम मेजर करेंगे वो 9 माइल्स है। माइल्स किलोमीटर से थोड़ा बड़ा होता है, तो ये इसको हम कहते हैं स्केल। इस स्केल से हम ड्रॉ जब करेंगे तो हम उसको इन प्रोपोर्शन ड्रॉ कर रहे हैं। Okay, suppose that we want to know how many miles it is from the Hawaiian volcano Mauna Loa to the city called Hilo. We can set up a proportion to figure that out. The ratio that we already know is 9 miles per 5 centimeters. Now we just need to set that. अब जो ये जो स्केल है, एक्चुअल डिस्टेंस जो है, इसका भी एक प्रकार से रेशो मिल गया। क्यों? क्योंकि 5 सेंटीमीटर और किसके बराबर होती है? 9 माइल्स के बराबर होती है। मतलब अगर ये होती नहीं है, मान लो एक स्केल में दी हुई है, तो इसको रेशो में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? 9 माइल्स और नीचे लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एक रेशो हुआ, ये मैप में हुआ। यानी कि मैप में अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है इस स्टेशन से इस स्टेशन तक, तो एक्चुअल डिस्टेंस 9 माइल्स होगी। ओके, equal to an equivalent ratio that has the unknown distance in it. Because we have the map, we can use a ruler to measure how many centimeters it is from Mauna Loa to Hilo. It looks like about 20 centimeters. So the bottom number of the equivalent ratio is 20 centimeters, and the top number is the number of miles, which is unknown. अब देखो हमें प्रोपोर्शन मिल गया। ये तो ड्राइंग का प्रोपोर्शन है, 9 माइल्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फिर हमने इन दो का डिस्टेंस मैप में मेजर किया स्केल से, तो हमें मिला 20 सेंटीमीटर। तो क्योंकि सेंटीमीटर नीचे है, तो जब हम प्रोपोर्शन में लिखेंगे दो रेशोज़ को, यूनिट्स का ध्यान रखना है, तो हमने 20 सेंटीमीटर नीचे लिखा। तो 20 सेंटीमीटर एक्चुअल असली में कितने माइल्स होगा वो हमें प्रोपोर्शन से फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। तो इसको जो चीज़ फाइंड करना है उसको हम n मान लेते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 9 इंटू 20 इज इक्वल टू 5 इंटू n। 9 इंटू 20 इज 180, और ये 5 इंटू n, इसको ऐसे ही रखते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई n। अब हमें n का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है? हमें n एक साइड पे रखना है।
तो इस राइट साइड में अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो मुझे लेफ्ट को भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा तो राइट साइड में केवल n मिलेगा। और 180 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा? 5 3 ज़ा 15, 3 बच गया, 5 6 ज़ा 30, सो 36 मिल गया n। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 36। तो उससे क्या पता चलता है कि ये जो डिस्टेंस है जो हमारे मैप में 20 सेंटीमीटर है, एक्चुअली में कितना होगा? 36 माइल्स। तो ये हमने दो रेशोज को आपस में इक्विवेलेंट बनाया और उसमें से हमारे पास 3 मालूम है, 3 नोन क्वांटिटीज़ है, और जो 4th क्वांटिटी है वो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फाइंड की, हमें मिल गया 36 माइल्स। तो ये है प्रोपोर्शन का फ़ायदा। तो आज हमने देखा कि प्रोपोर्शन क्या होता है। क्या होता है प्रोपोर्शन? अगर हम रिवाइज करें, प्रोपोर्शन होता है जब दो रेशोज इक्विवेलेंट हो और जो रेशो में जो भी यूनिट्स होंगे वो सेम दोनों साइड में रखने, जैसे 1 बुक एंड 2 डेज। और उसने बाद में कितनी बुक्स पढ़ी थी? 23 बुक्स। और कितने डेज में 23 बुक्स पढ़ेगा? उसको n बना लिया। तो ये दो रेशो बराबर है, तो इसको हम बोलेंगे प्रोपोर्शन। और इसका फ़ायदा क्या है? इससे जो अननोन क्वांटिटी है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये जब आप अच्छी तरीके से समझोगे, आप वापस गूगल क्लासरूम में जाना और गूगल क्लासरूम में इसी प्रोपोर्शन के, देखो यहाँ V और W लिखा है, यहाँ वर्कशीट्स भी है। अगर इस वीडियो को फिर से देखना है तो ये वाला देख लेना, या यहाँ पे मैं अपना वीडियो डाल देता हूँ और इसकी ये वर्कशीट है, वर्कशीट को भी आप कर सकते हो। चलो, ओके देन, बाय।